का अधिकार दिया। जेम्स विलियम्स पहला बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे। जेम्स विल्सन। जी। हाँ, ठीक है। 1861 में, चलिए, पोर्टफोलियो सिस्टम, सिग्निफिकेंस मैंने लिखवाया इस एक्ट का, क्या सिग्निफिकेंस है, इसने क्या दिया इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को, ऐसा कुछ अभी नहीं किया है। नहीं, वो नहीं लिखाया था आपने भी। तो चलो सिग्निफिकेंस देखते हैं सबसे पहले इसका। ठीक है, देखो सिग्निफिकेंस में दो तीन बातें इस एक्ट के मामले में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आज भी पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे देखने को मिलती हैं। पहली बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट थी कि डिवॉल्यूशन ऑफ पावर की जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिली। जैसे हमारे यहाँ अभी भी डिवॉल्यूशन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में। कई सारी जो शक्तियां हैं वो राज्यों के पास हैं, और राज्य कई सारी विषयों के ऊपर कानून बना सकता है। सेम उसी तरीके से इसमें भी शुरुआत हुई डिवॉल्यूशन ऑफ पावर की। यहां राज्य विधायिकाओं को कानून बनाने की शक्ति दी गई। राज्य विधायिकाएं भी अब कानून बना सकती थी प्रोविंसेस की। तो पहला पॉइंट तो आप यही लिखिए, सिग्निफिकेंस डालिए, महत्व डालिए, और उसमें पहला पॉइंट लिखना सिग्निफिकेंस में, इट इंट्रोड्यूस इट इंट्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ it introduced the process of devolution of legislative power, devolution of legislative power। इस अधिनियम ने विधायी शक्तियों के विधायी शक्तियों के हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया को शुरू किया। एक चीज, दूसरी चीज लिखिए, देखो इसमें यह भी प्रावधान था कि भारतीयों को जोड़ा जाएगा प्रशासन से। हालांकि उसके लिए पूरी तरीके से गवर्नर जनरल के डिस्कशन पर रखा गया था उस चीज को, कि गवर्नर जनरल चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन भारतीयों के एसोसिएशन की जरूर बात कही थी, उसकी शुरुआत भी हुई। तो लिखेंगे इसमें, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इंडियन एसोसिएशन with the administration with the एडमिनिस्ट्रेशन। इसने प्रशासन के साथ, सर प्रोसेस के बाद क्या बोला आपने? प्रोसेस ऑफ इंडियन एसोसिएशन विद द लेजिस्लेशन। इसने भारतीयों को या भारतीयों के प्रशासन से जोड़ने की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। देखो इसने एक और काम किया था कि जो लोकल बॉडीज हैं उनकी आवश्यकताओं को समझा, लोकल बॉडीज की। और ये भी दिया गया कि वो जो, ये भी इसमें प्रावधान रखा गया कि जो लोकल बॉडीज हैं वो अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो लोकल स्तर पर कर वर लगा के कर सकती हैं। यानी लोकल नीड्स को यहां पर देखा गया, या कह सकते हैं रीजनल काउंसिल
या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रीजनल लेवल पर थी, उनकी नीड्स को भी रखा गया, क्योंकि डिवॉल्यूशन ऑफ पावर शुरू हुई ना। तो नेक्स्ट लिखिए इसमें, बाय टर्निंग टू डिवॉल्यूशन ऑफ पावर, बाय टर्निंग टू डिवॉल्यूशन ऑफ पावर, it considered, बल्कि it considered the local needs या local aspirations of the pupil, local aspirations of the pupil। स्थानीय लेवल पर या स्थानीय स्तर पर सत्ता के हस्तांतरण के फलस्वरूप, सत्ता के हस्तांतरण के फलस्वरूप इसने स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा। और लास्ट लिखिए इसमें, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसने बाद में कैबिनेट की, भारत में कैबिनेट सिस्टम की नींव डाली। तो लिखिए, बाय द स्टार्टिंग ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, बाय द स्टार्टिंग ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, it started the cabinet system in India. It started the cabinet system in India. पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत के फलस्वरूप, पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत के फलस्वरूप इसने भारत में कैबिनेट प्रणाली की नींव डाली। इसने भारत में कैबिनेट प्रणाली की नींव डाली। ठीक है, ये आपका 1861 का काउंसिल एक्ट कंप्लीट हुआ। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892, इसको देखते हैं। देखो, 1861 से लेके और 1892 तक लगभग 31 वर्षों का समय था। 31 वर्षों में बहुत बदलाव आ गए थे। भारत में नेशनल मूवमेंट जो था वो शुरू हो गया था। 1857 के बाद ही देखने को मिलता है उसकी शुरुआत तो, लेकिन 1860 के बाद नेशनल मूवमेंट में तेजी देखने को मिली। नेशनल कॉन्शियसनेस विकसित होने लगी, और इस नेशनल कॉन्शियसनेस का जो एक एग्जाम्पल है हमें देखने को मिलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया था 1885 में, और उससे पहले के कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जो बने, राजनीतिक संगठन थे। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास एसोसिएशन, कलकत्ता एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, बहुत सारे थे। और इन्होंने सरकार से मांग करनी शुरू की सुधारों की। 1861 का जो एक्ट था वो इंडियन एस्पिरेशंस को नहीं मीट कर पाया था। इंडियन एस्पिरेशंस थी पार्टिसिपेशन की, प्रशासन में हिस्सेदारी की, उचित भागीदारी की, विधि बनाने में भी भारतीयों की भागीदारी की, लेकिन ये सब नहीं थी 1861 में। 1892 तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने इस चीज की मांग करनी शुरू कर दी थी बड़े लेवल पर कि इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाया जाएगा। इंग्लैंड में डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक रूल था, तो यहां भी ये कोशिश की गई कि डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की जाए, मांग की गई इस बात की। अब इन सब बातों के चलते ही 1891 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था ये पारित हुआ, इन सब चीजों के कारण ही। तो
ये कुछ मांगे हैं, इसका बैकग्राउंड है, एक बार आप इसे थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर इसके मेन प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। तो आप इसमें लिखना अगले पॉइंट में, ड्यूरिंग द 1890s, ड्यूरिंग द 1890s, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट was getting strengthened, was getting strengthened। 1890 तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो चुका था। द एक्ट ऑफ 1861, the act of reforms of 1861 could not meet to Indian demands, could not meet to Indian demands। 1861 के सुधारों ने, या 1861 के सुधार भारतीय अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। भारतीय अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। सो द डिससेटिस्फैक्शन, was emerging in Indian society, या emerging in Indian masses, emerging in Indian masses। इसलिए भारतीय जनमानस में, इसलिए भारतीय जनमानस में एक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, एक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, एक तो ये रीजन था। अब इसी बीच में क्या हुआ, 1876 से लेकर 1878 तक भारत में फेमाइन आया, अकाल पड़ गया, और ये ग्रेट फेमाइन कहा जाता है। कहते हैं कि देश की आधी आबादी इसमें मारी गई। लेकिन अंग्रेज जो थे इसके प्रति अनसेंसिटिव बने रहे। जब भारत में फेमाइन पड़ रहा था उस समय उनका क्या नाम था, इल्बर्ट बिल लेके आए थे वो, लॉर्ड इरविन। नहीं नहीं, इल्बर्ट बिल लेके आए थे वो। अरे अरे बड़ा अजीब नाम है, देखने में तो बड़े सुंदर थे, लेकिन क्या नाम था उनका, देखो ऐसे होता है, मैं नाम भूल जाता हूँ। लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन थे ना, इल्बर्ट बिल लेके आए थे। लॉर्ड लिटन एक ग्रांड दरबार का आयोजन कर रहे थे उस समय, जब सूखा पड़ रहा था, यहाँ लोग मर रहे थे। उन्होंने खूब पैसा खर्च किया एक ग्रांड दरबार का आयोजन करने में दिल्ली में। इसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा लोगों पर, तो इससे भी डिससेटिस्फैक्शन की उत्पत्ति हुई। तो आप लिखना इसमें कंटिन्यूएशन में, द अनसेंसिटिविटी ऑफ ब्रिटिशर्स, द अनसेंसिटिविटी, बल्कि इन लिखिए, द इनसेंसिटिविटी ऑफ ब्रिटिशर्स अगेंस्ट इंडियन डिमांड्स, against Indian demands were very high,
were very high as when there was a great famine, in India in 1876, 78, Lord Lytton convened a grand darbar at Delhi. अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, या ऐसा लिखना, जब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों में असंतोष की स्थिति पनप रही थी, उसी समय भारत ने 1876 का अकाल पड़ा। इस संकट की परिस्थिति में भी लॉर्ड लिटन एक भव्य दरबार का आयोजन कर रहे थे। This also increased the dissatisfaction among masses. इसने पुनः जनता में असंतोष को बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। कुछ और बिंदु भी थे जो मासेस के, जिसको लेकर जनता जो थी वो बहुत असंतोष की स्थिति में थी। उनमें से एक और बिंदु था कि 1857 का जब रिप्रेशन हुआ, 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, इसे बड़ी ही निर्दयता से कुचला गया, लोगों को मारा गया, सरेआम फांसी दी गई। इससे भी लोगों को बड़ा दुख हुआ, इससे भी लोगों में असंतोष की स्थिति थी, इस रिप्रेशन की वजह से भी। दूसरा, 1857 का एक सबसे खतरनाक जो एस्पेक्ट था वो ये था, देखो हत्याएं दोनों तरफ से की गई, भारतीयों ने भी अंग्रेजों को मारा, उनके बीवी बच्चों को मारा, अंग्रेजों ने भी सेम किया। इससे दोनों लोगों के बीच में एक ऐसी खाई बनी, नफरत की खाई, क्योंकि जघन्य अपराध जरूर हुए, दोनों तरफ से हुए। एक ऐसी खाई बनी जो कभी पट नहीं पाई उसके बाद से। दोनों एक दूसरे को संदेह और नफरत की दृष्टि से ही देखते रहे। इसलिए सिविल सर्वेंट का रवैया जो था ब्रिटिशर्स के, इंडियंस के अगेंस्ट में, वो बड़ा खराब था, बड़ा असंतोषजनक था। भारतीयों को वो बहुत ही खराब नजरों से देखने लगे थे। इसलिए 1857 के बाद विशेष तौर पर, जैसे दिल्ली में जब मेरठ से सैनिक पहुंच गए थे और कब्जा कर लिया था दिल्ली के ऊपर, तो उस समय वहां अंग्रेजों के औरतों बच्चों को मार दिया गया था, जो कि एक वास्तव में बड़ी खराब बात थी। ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये किया लोगों ने। दोनों तरफ से ही हुआ, उनकी तरफ से फिर हुआ, तो इसने दोनों के बीच में एक नफरत की खाई को बढ़ाया। तो लिखेंगे इसमें अगले पॉइंट से, द ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ 1857 also caused resentment among the masses.
अमंग द मासेस 1857 के विद्रोह के निर्दयतापूर्वक कुचले जाने के कारण भी भारतीयों में असंतोष बढ़ रहा था। द सर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स, हाँ एक सेकेंड, द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स सी इंडियंस very heinously ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों को निर्दयतापूर्वक देखते थे। हाँ मृणाली जी, अब बताइए। सर वो ब्रूटल के बाद आपने क्या वर्ड बोला था? ब्रूटल रिप्रेशन माने दबाना, कुचल देना, REPRESSION, है ना। अगले पॉइंट से लिखना कंटिन्यूएशन में ही। अंग्रेजों ने फिर इसके लिए क्या किया, भारतीयों पर हथियार रखने पर ही पाबंदी लगा दी। तो दो चीजें 1878 में दो कानून लेके आए वो। एक तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेके आए, जिसमें भारतीय भाषाओं में जो अखबार छपते थे उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। वर्नाक्युलर माने भारतीय भाषाएं या देशी भाषाएं। और दूसरा आर्म्स एक्ट, भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे। अब हमारे यहां पर शस्त्र रखना क्षत्रिय का धर्म माना गया है। ये मुद्दा मनोवैज्ञानिक भी था और ये मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ भी था। अब उसी के ऊपर प्रतिबंध लग गया। तो इन दोनों प्रकार के एक्ट से भी भारतीयों में रिजेंटमेंट आया कि ये तो हम लोगों को बिल्कुल दबाना चाहते हैं हमारे ही देश में, इसलिए भी असंतोष बढ़ रहा था। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, इन 1878 Lord Lytton introduced twin acts, namely Vernacular Press Act and Indian Arms Act. हाँ जी, लिखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एंड इंडियन आर्म्स एक्ट। 1878 में लॉर्ड लिटन ने दो नए अधिनियम को लागू किया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एवं आर्म्स एक्ट। Under these acts, the restrictions was imposed on Indians to carry arms, and also
the restriction imposed and also the restriction imposed on Indian press, या वर्नाक्युलर प्रेस लिखना, इंडियन प्रेस नहीं वर्नाक्युलर प्रेस, क्योंकि इंडियन प्रेस में तो विदेशी भी थी, अंग्रेजी भाषा की भी थी, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। अब इसमें भी सबसे खराब जो हुआ वो हुआ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में ये था कि लॉर्ड लिटन से जो पहले थे वो लॉर्ड रिपन थे, गवर्नर जनरल। उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, मतलब यहां से एक बिल भेजा, क्योंकि वहां भेजना पड़ता था ना इंडिया काउंसिल के पास में, इंडिया काउंसिल के पास में, इंडिया काउंसिल के पास एक बिल भेजा जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेट जो थे वो अंग्रेज लोगों के मुकदमे सुन सकते थे, उन्हें सजा भी दे सकते थे। इंडिया काउंसिल ने इस बिल को डिनाई कर दिया और यहां तक हुआ कि लॉर्ड रिपन की को व्यक्तिगत रूप से उन्होंने खिंचाई भी की इस बात को लेकर। लॉर्ड रिपन को बहुत बुरा लगा, वो समय से पहले ही अपना इस्तीफा देके यहां से चले गए, क्योंकि वो एक लिबरल वॉइस रॉय थे, इसलिए सबसे लिबरल माना जाता है लॉर्ड रिपन को इंडिया में। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, विलियम बेंटिक, ये बहुत अच्छे वॉइस रॉयस में से माने जाते थे गवर्नर जनरल। और सबसे खराब लॉर्ड लिटन, कर्जन, इनको माना जाता है। और उसका कारण केवल ये था ना करने का कि भारतीय लोग यानी काले लोग गोरे लोगों का मुकदमा कैसे सुन सकते हैं, दैट वॉज द बेसिक कॉज। इसलिए इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। इल्बर्ट बिल वापस चला गया, वापस कर लिया गया। इससे भी लोगों में रिजेंटमेंट आया। इससे ये लोगों को लगा कि जहां 1833 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि भारतीयों से किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति रंग के आधार पर, यहां साफ भेदभाव है। इसलिए निर्जातीयता की जो एक सर्वोच्चता की भावना है वो अंग्रेजों में है ही, वो दूर हुई नहीं है। एथनिसिटी की जो एक भावना थी, इसलिए भारतीयों को ये लगा कि हमारी सुनेंगे ही नहीं, जहां इनके हित सर्वोपरि होंगे अंग्रेजों के, वहां ये सब नियम कानून एक तरफ रख देंगे, नियम कानून का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जरूरत है तो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा के इसमें सुधार करने की, रिफॉर्म्स करने की, पॉलिटिकल प्रोसेस में रिफॉर्म्स करने की। और इसी क्रम में 1892 का एक्ट फिर ये लेके आए, जिसमें काफी सुधार हुए। देखेंगे हम लोग आगे क्या क्या सुधार हुए। तो कंटिन्यूएशन में लिखना अगले पॉइंट में, द रिएक्शनरी लास्ट वाला पॉलिसीज हिंदी में रह गया है जी। सर, लास्ट पॉइंट हिंदी में रह गया। लास्ट पॉइंट हिंदी में रह गया, कौन सा वाला था लास्ट, मुझे जरा बताओ। सर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के बाद नहीं लिखा है आपने। अच्छा, ये मेरे अब याद नहीं मैंने क्या बोला था अंग्रेजी में, कौन सा प्रोविजन। अच्छा, वो वाला रह गया, करेक्ट। अच्छा ठीक है, तो लिखो इसको जरा। आर्म्स एक्ट 1876 के अंतर्गत, आर्म्स एक्ट 1876 के अंतर्गत भारतीयों को शस्त्र रखने से रोक दिया गया एवं देशज प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है ना, नेटिव प्रेस जिसे हम लोग कहते हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट लिख लिया अगले पॉइंट में, दिस रिएक्शन पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन
This reactionary policies of Lord Lytton reached its zenith in Ilbert Bill controversy. देखो ये आपका मॉडर्न इंडिया भी कंप्लीट हो रहा है यहाँ से। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को मैं ऐसा करा रहा हूँ आपको, मॉडर्न इंडिया का भी एक क्वेश्चन ही जाएगा यहाँ से बाहर जो इससे रिलेटेड आएगा। पॉलिटी तो हो ही रही है मॉडर्न इंडिया भी, क्योंकि यहाँ दोनों जुड़े हुए हैं, तो एक ही बार में सब हो जाना चाहिए, इसीलिए टाइम भी लग रहा है इसमें। पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया दोनों हो रही हैं इसमें। शायद मैं इतना अच्छा मॉडर्न इंडिया वहां भी ना करा पाऊं, मॉडर्न इंडिया वाली क्लास में, हाँ कुछ छूट जाएगा जरूर, लेकिन कोशिश करूंगा फिर भी। लिखो इसमें, यह इल्बर्ट बिल, इसमें लिखना, ऐसा लिखना, लॉर्ड लिटन की जैनत नहीं है, जैनिथ है, ZENIETH, जैनिथ माने पराकाष्ठा। ठीक है, अंग्रेजी में हिंदी में लिखिए, लॉर्ड लिटन की ये प्रतिक्रियावादी नीतियां इल्बर्ट बिल विवाद के समय पराकाष्ठा पर पहुंच गई। नाउ इंडियंस फील very deteriorated and demands for political reforms इस समय भारतीयों ने अत्यधिक हीनता महसूस की एवं राजनीतिक सुधारों की मांग। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। एक कारण तो ये थे, एक कारण इसमें और था। 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज बन गई थी। भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर, तीनों प्रेसिडेंसी में, एक कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। ये पूछा गया एग्जाम में, सबसे पहले विश्वविद्यालय थे, इनमें लोग पढ़ रहे थे, भारतीय भी पढ़ रहे थे। इसलिए जो एक मानसिक क्षितिज है लोगों का, या जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो रहा था। इंग्लिश डेमोक्रेसी को पढ़ा उन्होंने और देखा कि भारत में अंग्रेज तो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। जो लोकतंत्र इंग्लैंड में है, या जो प्रोसेस पॉलिटिकल इंग्लैंड में है, वो इंडिया में तो है ही नहीं। जबकि ये कहते हैं कि हम भारत में पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए आए हैं, भारत को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। तो इसलिए जो पढ़ा लिखा इंडियंस था, जो पढ़ी लिखी जनता थी, पढ़े लिखे मासेस, पढ़े लिखे लोग, उनमें भी एक असंतोष पैदा हो रहा था। दूसरे, पढ़ लिख तो वो लिए, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का भी लाभ नहीं मिल रहा था प्रशासन की तरफ से, क्योंकि भारतीयों को प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं थी। जबकि वो प्रशासन में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। इसलिए पढ़े लिखे वर्ग में भी, या पढ़ा लिखा जो भारतीय था, उसमें भी असंतोष पनप रहा था। एक सवाल आता है आईएएस के एग्जाम में, हिस्ट्री के ऑप्शनल के पेपर में, भारतीयों ने अंग्रेजी हथौड़े से ही अंग्रेजी बेड़ियों को तोड़ डाला। टिप्पणी कीजिए। अंग्रेजी हथौड़ा माने मॉडर्न एजुकेशन, अंग्रेजी बेड़ी माने कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद।
इसलिए जिस चीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने, हमने उसी का फायदा लिया और उसी का फायदा लेकर उस सिस्टम को हमने उसका विरोध किया या उस सिस्टम को समाप्त कर दिया, उस ऑपरेसिव सिस्टम को जो अंग्रेजों ने ही बनाया था। इसमें शिक्षा आती है, एजुकेशन आती है। एजुकेशन हमने ली मॉडर्न, और फिर बाद में एजुकेटेड मास ने ही इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। वो एजुकेटेड मास ही थी। और शुरुआत होती है उसकी 1857 से, जब ये 3 यूनिवर्सिटी बनी। भारतीयों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ और कॉलेजेस भी थे उस समय, उससे पहले भी, लेकिन ये 3 तो बड़े बने थे। तो आप अगले पॉइंट में लिखना, इन 1857 in 1857 the 3 universities has been formed. The 3 universities has been formed at Calcutta, Madras and Bombay. 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। इन दीज 3 यूनिवर्सिटीज, Indians were educated in, या Indians get modern education, ऐसा लिखिए। Indians were getting modern education। इन तीनों विश्वविद्यालयों में भारतीय आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। So they wanted greater share in administration। इसलिए वे प्रशासन में अधिक भागीदारी चाहते थे। ठीक है, एक ये बात हो गई। चलो इसको ना यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मेरी अभ्युदय में क्लास है आज, 2 बजे से मुझे निकलना पड़ेगा वहां के लिए। आज यहां तक रखता हूं, कल इसे हम लोग करेंगे। कल हमारी क्लास रहेगी ये वाली भी, और कल क्लास 12:15 से ही रहेगी, शायद 12:15, 12:30 से, हाँ 12:15 से ही रहेगी, 12:15 12:30 से रहेगी, क्योंकि कल अभ्युदय में भी है, लेकिन कल भी क्लास रहेगी। तो आप आ जाइएगा समय से। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए जल्दी से। जिनकी छूट गई है क्लास, वो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल जी।